हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। इन एग्जांपल्स में से या फिर आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर किसी का पूछा जाएगा, या फिर ये पूछा जाएगा कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जो टेट्राहेड्रल वाइड होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्टाहेड्रल वाइड में क्या प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इन एग्जाम्पल्स को समझने के लिए आइए हम इसको एनिमेशन की हेल्प से समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है। इसको रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर बोला जाता है, रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी दूसरे कंपाउंड का स्ट्रक्चर इसी के जैसा होता है तो उसको हम बोल देंगे कि रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर हुआ ये। ठीक है, तो पहले इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग इसके डिटेल के बारे में देख लेते हैं, क्या डिटेल्स हैं इसके। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास में जो अरेंजमेंट होगा वो FCC होगा, या फिर हम उसको CCP भी कह सकते हैं। जो क्लोराइड आयंस होंगे वो कॉर्नर्स पे होंगे और फेस सेंटर पे होंगे, और हमारे सोडियम आयंस कहाँ पे होंगे, ऑक्टाहेड्रल वाइड में होंगे, यानी कि बॉडी सेंटर पे होंगे और एज सेंटर पे होंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों के ही 6 होते हैं, क्लोराइड के भी और सोडियम के भी। ठीक है, तो आइए इसको ज़रा हम ठीक से देखते हैं। चलिए ये देखिए यहाँ पे हमारे पास में क्लोराइड आयंस कॉर्नर पे लगे हुए हैं और फेस सेंटर पे लगे हुए हैं ना। ये कॉर्नर पे क्लोराइड आयन, फेस सेंटर पे क्लोराइड आयन। ठीक है, सोडियम आयन ये देखिए ग्रीन कलर में, ये बॉडी सेंटर पे लगा हुआ है, सेंटर पे देखिए लगा हुआ है। ठीक है, सोडियम के आयन, ये सोडियम आयन, ये सारे इस तरीके से लगे हुए हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो कोई सा भी उठा लीजिए। पहले हम एक सोडियम एटम उठाते हैं, कोई भी, ये मिड वाला उठा लेते हैं जो बॉडी सेंटर पे है। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड मिल रहे हैं हमको, है ना। तो इसका मतलब सोडियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ वो 6 हुआ है। ठीक है, के कोऑर्डिनेशन नंबर को जानने के लिए हम एक दूसरा स्ट्रक्चर देखेंगे। ये देखिए हमारे पास में दूसरा स्ट्रक्चर है, और इसको जरा हम, ये वही स्ट्रक्चर है, बस कल इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा हैं, बाहर की तरफ भी लगे हुए हैं, उसमें नहीं लगे थे, बाकी सेम है। तो यहाँ पे हम कोई सोडियम क्लोराइड आइटम यहाँ पे उठाते हैं। सपोज दैट हमने ये ऊपर वाला उठाया, और देखेंगे हम लोग कि इसके अराउंड कितने सोडियम आइटम लगे हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 आइटम। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर है कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है हमारा वो यहाँ पे भी 6 है, और आई मीन सोडियम का भी 6 है और क्लोराइड का भी 6 है। ठीक है, अभी हम लोग जो है नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है, और इसके पहले डिटेल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो सीजियम के आयंस होंगे वो बॉडी सेंटर पे होंगे, और जो क्लोराइड आयंस होंगे वो हमारे कहाँ पे हो जाएंगे, कॉर्नर्स पे हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम लोग BCC कहते हैं, पहले कई बार डिस्कस हो चुका है। कोऑर्डिनेशन की बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो सीजियम का कोऑर्डिनेशन नंबर और क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों ही 8 हैं। तो एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए तो क्लियर है यहाँ से कि जो हमारे ये सीजियम एटम है ये बॉडी सेंटर पे, और हमारा जो क्लोराइड एटम है वो कॉर्नर्स पे है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं ज़रा। यहाँ पे देखिए ये हमारा सीजियम एटम है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब क्लोराइड आइटम का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए हम जरा दूसरा स्ट्रक्चर देखेंगे। ये हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है, सेम स्ट्रक्चर है, खाली नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा हैं। तो अब हम लोग काउंट करते हैं कि हमारा जो क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है। तो ये देखते हैं, कोई भी क्लोराइड आइटम उठा लीजिए और उसके अराउंड काउंट कर लीजिए। मैं इसको आपको मैंने ये वाला उठा लिया मान लीजिए। ठीक है, तो इस काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो क्लोराइड के अराउंड जो है 8 पार्टिकल्स हैं, किसके, सीजियम के। तो यहाँ से कोऑर्डिनेशन नंबर भी हमारा क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे जिंक ब्लेंड, यानी कि जिंक सल्फाइड। आइए देखते हैं, ये हमारा जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर है। इसका जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। जिंक ब्लेंड का मतलब जो इसका ओर होता है उसका नाम ही जिंक ब्लेंड होता है, इसलिए बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा
अरेंजमेंट होगा वो FCC होगा। जो जिंक आयन है वो कहाँ पे हो जाएंगे हमारे ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल पे, और सल्फर के आयन कहाँ पे हो जाएंगे FCC पे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ज़रा कि ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल पे किस तरीके से हैं, और जो हमारे सल्फर के एटम हैं वो कहाँ पे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो ये सिल्वर कलर में दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे जो है सल्फर के आयंस हैं। ठीक है, सिल्वर कलर में ये वाले, और जो येलो कलर में है वो जिंक के आयन हैं। ठीक है, तो सिर्फ सल्फर के क्लियर हैं, उसमें कोई समझ ऐसा नया कुछ है नहीं। बाकी जो जिंक के आयन है वो देखिए, तो ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड, कितने टेट्राहेड्रल वाइड होते हैं एक FCC में, तो 8 टेट्राहेड्रल वाइड थे, डिस्कस किया गया था। तो अगर सभी टेट्राहेड्रल वाइड पे जिंक के एटम होते तो टोटल 8 पार्टिकल होते येलो वाले, लेकिन क्या है ऑल्टरनेट है इसलिए 50% होंगे, इसलिए यहाँ पे ये 4 हैं, है ना। ये आप देख सकते हैं कि टेट्राहेड्रल जो वाइड है उसकी पोजीशन यही थी, हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर्स में। तो ये इस तरीके से है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा जो जिंक का और सल्फ़र का दोनों ही 4 ही होते हैं। डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, जिंक है येलो वाला, इसके अराउंड सल्फ़र के कितने आयंस हैं, सल्फाइड आयंस 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद में सल्फ़र के अराउंड कितने आयंस हैं जिंक के, इसको डिस्कस करने के लिए हम जरा इसके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में जाते हैं। ये हमारा जिंक ब्लेंड का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो सल्फ़र के आयंस हैं, जो सल्फाइड आयंस हैं, उसके अराउंड जिंक के कितने आयंस हैं। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं। ये देखिए जो हमने अभी पिछले स्ट्रक्चर में डिस्कस किया कि जो हमारे पास में सिल्वर कलर के हैं यहाँ पे, ये कौन से हैं, सल्फाइड हैं, और जो येलो कलर के हैं वो जिंक हैं। ठीक है, तो देखिए जिंक जो है उसके अराउंड सल्फ़र कितने हैं, ये हमने इसमें डिस्कस कर लिया है ना। अब देखते हैं हम लोग कि सल्फ़र के अराउंड जिंक कितने हैं। तो ये हमारा सल्फ़र हो गया, जिंक का ये येलो वाला, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये हमारा चौथा। ठीक है, पीछे देखिए नहीं है, इसके कुछ भी नहीं लगा है। ठीक है ना, तो 4 पार्टिकल जो है लगे हुए हैं इसके अराउंड। क्लियर है, ये देखिए यहाँ से बिल्कुल क्लियर है। ठीक है ना, तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। ये हमारा कैल्शियम फ्लोराइड का स्ट्रक्चर है। इसका डिटेल क्या है, कैल्शियम फ्लोराइड में क्या हो जाएगा, CCP या FCC स्ट्रक्चर होगा, अरेंजमेंट होगा इसका। इसको फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोलते हैं नॉर्मली। और इसमें जो कैल्शियम के आयंस होंगे वो कॉर्नर्स पे होंगे और फेस सेंटर पे होंगे। फ्लोरीन के आयंस कहाँ पे होंगे, या फिर फ्लोराइड आयन कहाँ पे होंगे, वो टेट्राहेड्रल वाइड यानी कि ऑल द टेट्राहेड्रल वाइड्स में होंगे। तो आइए इस बात को ज़रा समझते हैं। ये देखिए हमारे पास में कॉर्नर पे है ना, ये कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे, दोनों पे कौन है, कैल्शियम। ठीक है ना, कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे कैल्शियम है। और जो हमारे फ्लोरीन हैं या फिर फ्लोराइड हैं वो कहाँ पे, ऑल द टेट्राहेड्रल वाइड, यानी कि ये देखिए अंदर की तरफ है ना, ऊपर 4 और नीचे 4, यानी कि टोटल 8 है यहाँ पे हमारे पास में फ्लोराइड आयंस हैं। क्लियर है। और बात करें हम लोग अगर इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की, ये हमारा कैल्शियम फ्लोराइड का स्ट्रक्चर, कॉर्नर पे ये लीजिए, कॉर्नर पे हमारे पास में कौन था, कैल्शियम, है ना, फेस सेंटर पे कैल्शियम। तो देखिए कैल्शियम के अराउंड ये लीजिए, कैल्शियम के अराउंड कितने हैं फ्लोरीन, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यानी कि जो कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना हो जाएगा, 8। अब फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन के अराउंड कितने कैल्शियम हैं, तो कोई सा भी फ्लोरीन उठाइए जो अंदर हो, बाहर होगा तो उसके बॉन्ड कुछ कंप्लीट नहीं हो सकते हैं, तो कोई सा भी अंदर जो प्रेजेंट हो उसको उठा सकते हैं। सपोज दैट हमने इसकी बात किया, तो इसके अराउंड देखिए 1 2 3 4, तो फिर कोऑर्डिनेशन नंबर फ्लोराइड का क्या हो गया, 4। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दोनों आयंस का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो सेम नहीं है, वो अलग अलग है। तो इस तरीके के और भी एग्जांपल्स मिलेंगे जहाँ पे ऐसा होगा, जहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों के अलग अलग हो सकते हैं। वैसे नॉर्मल केसेस में ऐसा नहीं होता है। तो आपने देखा कि हमारे जो एग्जांपल्स हैं उनका अरेंजमेंट किस तरीके का है,
ऑक्टाहेड्रल वाइड में कौन प्रेजेंट है, टेट्राहेड्रल वाइड में कौन प्रेजेंट है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग क्या देखेंगे, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल की डेंसिटी हम लोग कैसे निकालते हैं। तो डेंसिटी का फॉर्मूला जैसा कि आप फिजिक्स में पढ़ते हैं वही यहाँ भी चलेगा, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो अगर इसको हम रो से रिप्रेजेंट करें तो क्या लिखेंगे, मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास किसका, जो उसके अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उनका, यानी कि किसी में अगर मान लीजिए 4 पार्टिकल प्रेजेंट है तो उन 4 पार्टिकल का मास यहाँ पे बात की जा रही है। तो एक पार्टिकल का मास मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये हम कह सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसको कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ वन एटम या फिर वन पार्टिकल जो भी हो। अगर मॉलिक्यूल होगा तो यहाँ पे हम वन मॉलिक्यूल लिख सकते हैं, सिचुएशन के हिसाब से काम होगा। वॉल्यूम किसका, यूनिट सेल का वॉल्यूम। तो यूनिट सेल का वॉल्यूम यानी कि अगर हम यूनिट सेल की जो एज लेंथ है उसको ए मान के चलें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए क्यूब, ठीक है। उसके बाद में देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल तो आप पता लगाएंगे कैलकुलेट करके, डिस्कस किया पिछले क्लासेस में, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल और वो सब बातों से। मास ऑफ वन एटम कैसे निकालेंगे, तो 11th क्लास में आपने पढ़ा था कि अगर हमें किसी एक एटम का मास चाहिए तो हम क्या करते हैं, उसके एटॉमिक मास को एवोगैड्रो कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट मल्टीप्लाइड बाय मास नंबर या फिर एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास अपॉन एवोगैड्रो कांस्टेंट, ठीक है, अपॉन ए क्यूब। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें, इस बात को हम z लिख सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट को हम z लिख लें, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। और एटॉमिक मास को तो हम m से ही लिखेंगे, ठीक है। और ये Na क्या होगा, नीचे चला जाएगा, और ये a क्यूब हमारा ये इस तरीके से यहाँ पे रहेगा। तो ये हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाता है ना। तो याद करना इसको बहुत आसान है। हम लोगों ने इसको कैसे याद किया था, ये z फिर m और n फिर a क्यूब। तो यमुना रिवर से याद करिए, जमुना, ठीक है। तो ऐसे याद हो जाएगा जमुना करके, ओके। बहुत आसान है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। अब एक चीज़ यहाँ पे और है, यहाँ पे हमें यूनिट का ध्यान बहुत रखना है, क्योंकि यूनिट अगर गड़बड़ हुई तो फिर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाता है ना। यूनिट यहाँ पे जो हम एटॉमिक मास लेते हैं वो किस में होता है, ग्राम पर मोल में, ठीक है ना। तो ग्राम पर मोल का मतलब कौन सी सिस्टम हुआ, CGS सिस्टम हुआ, है ना। तो यूनिट हम फिर किस में रखेंगे, यहाँ पे CGS में रखेंगे, यानी कि सेंटीमीटर में रखेंगे, है ना। तो किसी भी में दी हुई हो एज लेंथ, अगर मीटर में दी हुई है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। नैनोमीटर में किसी में भी अगर दी हुई है तो उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके तब यहाँ पे रखेंगे, तभी हमारा आंसर सही आएगा। कुछ भी रख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो फिर गलत आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में नॉर्मली ऐसा नहीं होता है कि आपको सेंटीमीटर में दे, वो आपको नैनोमीटर में दे सकता है, किसी भी चीज़ में दे सकता है, ठीक है ना। तो ये बहुत सिंपल है बस, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए। अगर न्यूमेरिकल आएगा तो इसमें से पॉसिबल होता है कि एक आध क्वेश्चन दिए जाएँ, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक में क्या होता है।